अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खालिद साहब की किताब का चैप्टर नंबर 7B है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अगर हम उसकी अगर मॉडल को देखें, अ, अपने टेम्पलेट के ऊपर अगर जाएं तो टेम्पलेट के अंदर हमें जो चीज़ मिलती है वो ये है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम उन इनकम्स को ऐड करेंगे टोटल इनकम के अंदर कैलकुलेट करते हुए, जो किसी और हेड ऑफ इनकम के अंदर मौजूद नहीं है। वो हम किस में डाल देंगे, इनकम फ्रॉम। लेकिन इसके अंदर हमारे पास कुछ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम भी आ रही हो। उसके अंदर हमारे पास लाइक जैसे डिविडेंड है, राइट। इसके अंदर हमारे पास जो है वो प्रॉफिट ऑन पीएलएस अकाउंट है, एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर्स है, ठीक है। उसके बाद प्राइस बॉन्ड, लॉटरी, राइट। ये चीजें हमारे पास मौजूद हैं जिसके अंदर हमने इसको पहले ऐड करना है और फिर यहां से जाके हमने क्या करना है, इसको माइनस करना होता है, ठीक है जी सर। तो माइनस करने के माइनस इसलिए करते हैं, मैंने कल भी बताया था कि माइनस करने का मकसद ये है कि अगर हम यहां से इसको माइनस नहीं करेंगे तो यहां पर जो हमारी टैक्सेबल इनकम आएगी उसके ऊपर क्या होगा कि वो सैलरी नॉन सैलरी वाले रेट्स लग जाएंगे, जबकि इनके ऊपर तो सेपरेट रेट्स। अगर आप माइनस नहीं करेंगे तो आप टोटल इनकम के ऊपर सैलरी नॉन सैलरी रेट्स लगा देंगे, जबकि इस इनकम के ऊपर हमने क्या करना होता है कि इस इनकम के ऊपर हमने अलग से रेट्स लगाने होते हैं। ये देख, टैक्सेबल इनकम सारी होती है। तो फिर सर, स्टूडेंट कहते हैं सर फिर ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि पहले हमने बताना होता है कि मेरी असल टैक्सेबल इनकम ये है। फिर हम उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं कि इस इनकम को हम नॉर्मली टैक्स करने जा रहे हैं और इसके ऊपर सेपरेट ब्लॉक के रेट्स लगाने जा रहे हैं, राइट। ये इसकी वजह होती है, इसलिए पहले ऐड करते हैं फिर उसके बाद लेस करते हैं। ये इसका इशू है। और हमारा जो चैप्टर 7B है, इसको लाजमी जितने भी बी हैं उनको हमें लाजमी करना चाहिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 है, और उसकी रिक्वायरमेंट है जी 7 मार्क्स का। ये क्वेश्चन है अंडर दी। मैं ये करूंगा कि टाइम सेव करने के लिए मैं आपको सोल्यूशन दिखाऊंगा, पहले इसका टेक ट्रीटमेंट बताऊंगा। आप लोगों ने इसको घर में करना है प्लीज, ओके, खुद से आपने करना है। मैंने आपको पहले कहा है कि यू हैव टू फॉलो माय डॉटेड लाइंस। स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर वो चीजें भूल जाती हैं, तो मैं कहता हूँ मुबारक हो, आप नॉर्मल हैं। आप भूल जाते हैं इसका मतलब क्या है कि आप नॉर्मल है। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, इस दिमाग को जो आप डायरेक्शन देंगे उसके मुताबिक काम करेगा। ये पहले जेन में बिठा लें। आपने कहा कि यार ये है लेकिन मैंने तो इसको करना है, तो ये दिमाग आपको आइडिया देगा कि आप करें। आप इस दिमाग को आइडिया देंगे यार मुश्किल है ये, यार मुझे लगता है मुझे छोड़ देना चाहिए, ये फौरन आपको उस तरफ ले जाएगा। योर माइंड इज रेडी अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शंस, राइट। इट ओबेज यू, ये आपको मानता है। इसलिए ये सारे ऐसे होते हैं, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। मुझे इसलिए चीजें याद हैं कि फॉर द लास्ट 15 ईयर्स और 20 ईयर्स आई एम टीचिंग, दैट्स वाई। तो मुझे वो चीजें याद हो गई। मैं भी जब आपकी तरह स्टूडेंट था ऐसे ही था, एग्जाम में जब जा रहे थे तो एग्जाम वाले दिन लगता था मुझे कुछ नहीं आता, अंडर प्रेशर थे। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमारा दिमाग चीजों को परसीव कर रहा होता है, सोच रहा होता है, समझ रहा होता है। बट इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, आपको बार बार करना पड़ता है, ये सुधाया जाता है। बंदर नहीं होता, बंदर को भी सुधाते हैं। मैं एक दफा ये नॉर्दर्न एरिया में गया, कुंड बांडा एक जगह है, तो वहां पे एक नीचे एक आबशार थी। एक शॉर्टकट मैंने लिया तो वहां जाके एक जगह में ठटक गया। वो बहुत स्टीप था। एक मैंने बच्चे को वहां के लोकल था बुलाया, मैंने कहा कि यार मुझे वो आबशार तक ले जाओ। उसने कहा जी आ जाए। वो एक जगह घूम के वो नीचे गया, कोई ऐसे कोई 10 फुट वो जगह होगी हार्डली, और वो आराम से नीचे चला, कहता आ जाए। मैंने कहा यार नहीं, यहाँ तो भुरभुरी सी रेत सी पड़ी हुई है, वो पत्थर है, मैं पाँव रखूंगा तो मैं स्लिप हो जाऊंगा। स्लिप हुआ,
तो नीचे तो रुकने की जगह ही कोई नहीं है। वो कहता जी फिर वो ऊपर आ गया, कहता मुझे अपना हाथ पकड़ाए, मैं ले जाता हूँ। मैं कहा तुम क्या कर लोगे, छोटा सा बच्चा था। कहता जी आप वो 3-4 दफा गया, मैं नहीं जा सका, क्योंकि मैंने अपने दिमाग को यही इंस्ट्रक्शन दी थी कि मैंने वहां नहीं पहुंच सकता। खैर उसके साथ जो मैंने पैसे तय किए थे उसको दिए, मैंने कहा बस थैंक यू वेरी मच, मैं वहां से ऊपर आ गया। लेकिन चूंकि उसने अपने दिमाग को ये इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि मैं वहां पहुंच सकता हूँ, और वो पहुंच भी रहा था। ट्रेन तो वो था ही था, ट्रेन तो वो था ही था, लेकिन क्या था कि उसने इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि मैंने वहां तक पहुंचना है। लेकिन मैं इसलिए रुक गया कि मुझे हदीस आ गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहन में कि यार मुश्किल रास्ता ना अडॉप्ट करो। मिसाल है कि भी मुझे क्या खारिज थी, मेरा कोई मकसद नहीं है, मैं सिर्फ वो देखने जा रहा हूँ आबशार। उसके बाद लोग मुझे देख रहे होते कि मेरे साथ क्या हुआ। इसलिए मैंने कहा कि आसान रास्ता यही है कि चुप करके जहां तक आ गया हूँ शराफत के साथ मैं वापस चला गया। यानी यहाँ ना मेरी मजबूरी हो, कोई जंग लगी हुई है, मैंने नीचे जाकर कोई मेडिसिन लेके आनी है, फिर तो मैं कोशिश करूँ। बगैर ही भाई तफरीह के लिए करूंगा तो वो एक प्रॉब्लम है, इसलिए। लेकिन बात करने का मकसद है कि दिमाग को जो इंस्ट्रक्शन दी जाए वो उसके मुताबिक काम करता है, ये बात ज़हन में रखिए। इसलिए इसको ऐसी गंदी इंस्ट्रक्शन ना दिया करें, ये नहीं होना, रहने दें बस। फोन मैसेज करिए आप। जी। ये से ना चले जी। अच्छा जी, चीजों को ध्यान से देखना है और पढ़ना है। कहता है जी शो ऑल रेलेवेंट एग्जाम्पशन एक्सक्लूजन एंड डिसअलाउंसेस, जिस चीज को हमने इग्नोर किया उसको लाजमी आपने इसमें ऐड करना है। यार ये पिछली लाइटें जला दे, मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत अंधेरा अंधेरा लग रहा है थोड़ा सा। मेरी क्लास है, हम्म। पतले की क्लास है। तो एक दफा ना हम पुराने वक्त में छतों पे सोते थे। अब तो खैर हमारे बच्चे इस नेमत से महरूम हो गए। तो मैं घर में ना एक दिन अकेला था, किसी शादी पे सब गए हुए थे, तो मैं सोऊं तो मुझे ना वो सुकून ना आए, अकेला जो है ना, इतनी बड़ी छत थी वो, तो मैं बड़ा डरूं, छोटा था, बच्चा था। अब सोचूं क्या करूं। मैंने सब लोगों के बिस्तरे बिछाए, घर वालों के ना, सबके, पूरा माहौल बना के। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि सारे मौजूद हैं, फिर मैं सो गया। वो रात को काफी लेट आए घर वाले, तो उन्होंने पूछा कि ये, वो सुबह बड़े खुश हुए कि हम आए, तो हमें लगा कि हम जाके बिस्तर बिछाएंगे, चार पहिया निकालेंगे, होता है ना पूरा एक Yes. साथी सी बनी, वहां से निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तुमने बहुत ही अच्छा किया कि सबके बिस्तर बिछा दिए। मैंने कहा आपको क्या पता कि ये मैंने आपकी खिदमत नहीं की। जी। वालेकुम सलाम। शाहिद इज अ रेजिडेंट फाइलर, इन दो चीजों से मुझे बताएं कि हर लफ्ज को देखें कि क्या उसका इम्पैक्ट है। लेकिन वो सीआईडी की तरह नहीं बन जाना, दिया ये क्यों है, ऐसे नहीं। मसलन जो नॉर्मल चीजें कहीं, जैसे रेजिडेंट का वर्ड आपने पढ़ा हुआ है, इससे क्या होगा कि फॉरेन और पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्स हो। फाइलर कहाँ पढ़ा, फाइलर आपने नॉन फाइलर इनकम टैक्स में, कहाँ इसका इम्पैक्ट आएगा। मैं बता देता हूँ, टाइम मेरा भी जाया करेंगे आप। ये आएगा कि अगर आपने कोई लैंड, इमूवेबल प्रॉपर्टी या सिक्योरिटीज अगर आपने एक्वायर की हैं 1 जुलाई 2024 या उसके बाद, और आप नॉन फाइलर हैं, तो फिर आप नॉर्मल में चले जाएंगे, सेपरेट ब्लॉक से निकल जाएंगे, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट योर एवरेज टैक्स इज अबव देन 15%। अगर वो 15% से ज्यादा है तो आप फिर वहां से निकल जाएंगे। ये अगर वो से कम है फिर 15%। फिर 15, फिर आप सेपरेट ब्लॉक में चले जाए। सही है। पर्टेनिंग टू टैक्स ईयर 24, तो हम इसको 25 समझेंगे।
On 16th of June 20 he inherited a bungalow having fair market value of this। जब उसको विरासत में मिला है, विरासत में मिले से क्या चीज आनी चाहिए, मिला है, दिया नहीं है, तो डीम्ड कॉस्ट जेन में आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, डीम्ड कॉस्ट के जनाब मेरे पास जो है वो ये डीम्ड कॉस्ट है मेरी, जो मेरे उसके शाहद के जो वालिद की वालदैन की कॉस्ट होगी इसकी कॉस्ट भी बन जाएगी। दूसरी ये डेट डेट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी एग्जामिनर बताता है ना उसके पास बंगला है, उसके पास कोई ऐसी चीज है, तो वो लाजमी या तो बेचने की कोशिश करेगा या रेंट आउट करेगा। तो आपका ध्यान जाना चाहिए। अब ये जो डेट है मेरे पास ये इंपॉर्टेंट है, राइट। हम इसको अगर फर्ज करें कि आज 25 कर लें इसको, तो ये क्या हो जाएगी, 21। तो अब यहाँ टैक्स ईयर नहीं गिनना होता, इसके लिए एग्जैक्ट दिन गिनने होते हैं। कि देखें, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है ये कहाँ की है, ये 30 जून 2024 या उससे पिछले वाली है। तो लिहाजा इसके ऊपर जो रेट्स लगेंगे वो लगेंगे, वो जो तीन हमारी प्रॉपर्टी हैं यहाँ हमें बाइफरकेशन करनी पड़ेगी। यहाँ फाइलर या नॉन फाइलर का इम्पैक्ट नहीं आता। यहाँ देखा जाता है कि ये प्लॉट है, प्रॉपर्टी है या फ्लैट है। समझ आ रही। अब ये बंगला है तो ये आ जाएगा कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के अंदर। अब इसका पीरियड चेक करें, 2021, 22, अगर हम 25 तक ही लेकर चले, और 2023, 2024। तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि अब हम कहाँ हैं, 25 में। तो इसका मतलब अगर वो बेचेगा तो ये 3 साल के बाद वाली आएगी। इसका रेट कितना था अगर आपको प्रॉपर्टी का याद हो, विद इन 1 ईयर 15%, फिर था ये 10%, फिर था 7.5%, और आखिर में क्या था, और 4 साल के बाद ये एग्जाम थी। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये बेचेगा तो इसके ऊपर कितना रेट लगना चाहिए, 5% लगना चाहिए। सही है। अगर ये प्रॉपर्टी इसी साल विरासत में मिलती और इसी साल बेच देता तो फिर एक ही रेट था, वो था 15%, क्योंकि ये फाइनल है। ओके, साथ साथ मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। फ्रॉम हिज फादर ऑन हिज डेथ ओरिजिनल कॉस्ट वाज 50 मिलियन, तो ये इसकी क्या बन जाएगी, डीम्ड कॉस्ट बन जाएगी। ऑन 1 जनवरी ही डिसाइडेड टू सेल द बेंगलोर टू जमीन फॉर P60। यहाँ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर ये आपने यहाँ 25 किया था, यहाँ 24 है, राइट। तो हम 24 को ही 25 समझ रहे हैं, पुराना क्वेश्चन है, इसलिए मैं एक एक साल हर एक चीज को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ अगर आप लेंगे तो आपका पहला साल 22, 23, पहला साल जो है वो 20 है ना, तो 21 में होगा इस हिसाब से। अगर हम एग्जैक्ट डेट ये 20 लें और 24 में हमने डिस्पोज ऑफ किया है, तो फिर आपका होगा 21, 22 और 23। ठीक है, अगर बेचेंगे इस साल तो हमारे 3 and above years बनेंगे, 4 साल से पहले पहले ये हो सकता है बिक जाए। एंड रिसीव अ डिपॉजिट, अच्छा, ही सेल द बेंगलोर टू दिस, उसने बेच दिया। एंड रिसीव अ डिपॉजिट, जब भी ये वर्ड आता है ना नॉर्मली, तो वो पैसे फोरफीट हो जाते हैं। फोरफीटेड की ये टिपिकल लाइन है, गबन करने के पैसों की ये टिपिकल लाइन है। ऑन 14th of Feb he forfeited the deposit on refusal of जमीन टू परचेज द बंगला। 6 मिलियन 60 लाख रुपए उसने क्या कर लिया, फोरफिट करी। कहाँ जाएगा ये, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। On 31st of March he sold and transferred the Bangla to Kazim for 54 million, राइट। तो इसका गेन कितना होगा, 4 मिलियन, राइट। तो एक्चुअली इसको गेन कितना हुआ है, 4 मिलियन यहाँ हुआ है और 6 मिलियन यहाँ। 10 लाख का इस प्रॉपर्टी ने इसको 10 मिलियन का, 1 करोड़ रुपए का गेन दिया है इस प्रॉपर्टी में। यानी वाले साहब को इनको ये फायदा हुआ, मरने का, जिंदा होते शायद बेचारे को ना फायदा होता, तो लिहाजा इसको ये फायदा हुआ है। तो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में चला जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा। हाँ, लेकिन चूंकि ये 4 साल से ज्यादा एग्जेम्प्ट नहीं है, तो लिहाजा इसको क्या करेंगे, पहले हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कैपिटल गेन में ऐड करेंगे, फिर माइनस करेंगे, और टैक्स में जाके इसका 5% टैक्स भी ले लेंगे। ओके, और इसके अंदर क्या करेंगे, रिपेयर भी माइनस होगी, क्योंकि ये बंगला है। तो 1/5 ऑफ दी, आप कहेंगे रिपेयर कहाँ से आ गई, हमने पढ़ा हुआ है कि प्रॉपर्टी की मैंडेटरी हमें रिपेयर मिलती है। He owns a factory building at Faisalabad. On 1st July, he let out his factory building along with plant and machinery.
फैक्ट्री अगर खाली रेंट आउट करता तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी थी, ये उसने विद प्लांट एंड, तो ये किस में चली जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। और दूसरी चीज क्या हमने पढ़ी कि अब हमें बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन भी मिलेगी और प्लांट एंड मशीनरी जो है उसके ऊपर हमें इसके ऊपर भी डिप्रिसिएशन मिलेगी। लेकिन अगर ये पहला साल हुआ, हम इसके फर्स्ट यूजर हुए प्लांट एंड मशीनरी के, फिर इनिशियल लॉस भी मिलना एट अ मंथली रेंट ऑफ 1 million। During the year, he incurred expenses of 3.5 million on repair and maintenance of the factory। यहाँ एक्चुअल रिपेयर अलाउ है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में एक्चुअल रिपेयर अलाउ नहीं होती। तो लिहाजा इसकी कितनी हो गई, 1 million इंटू 12 पूरे साल के लिए है, तो 12 million इसकी ये भी इनकम हो गई। सही है। अच्छा अब देखिएगा 12 million ये हो गई और यहां भी उसकी 6 million की इनकम आ रही है, तो इसके चांसेस हैं कि इसकी नॉर्मल इनकम जो है वो 10 million से इंक्रीज कर जाएगी। तो यहां जब आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो आपको 10% से चार्ज भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। लिखा हुआ है लॉ में, मेरा मुंह देख लें, वहां पर लिखा हुआ है ये कि आप अगर 10 million से इनकम इंक्रीज कर देगी सैलरी, नॉन सैलरी या एओपी की, तो फिर उस टैक्स का 10% मजीद आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, ये लिखा हुआ है। He owns an agricultural land in Punjab. On 1st January, he rented out the agricultural land at an annual length of this. The fair market value, the annual rent was this। ये जो भी है फिलहाल ये क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, हम अज्यूम करेंगे कि ये एग्रीकल्चरल लैंड एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज हो रही है, क्योंकि अगर एग्रीकल्चरल लैंड एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज ना हो तो फिर वो टैक्सेबल होती है। ठीक है, तो ये आ गई, तो इसकी कितनी इनकम आ गई हमारे पास, कैपिटल गेन भी आ गया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी आ गई, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी आ गई, ये चीजें आ गई। राइट, सोल्यूशन दिखा दूं आपको। ये देखें, सबसे पहले ये करना है मेरा बेटा क्वेश्चन, ये नहीं करना। मिस्टर शाहिद, टैक्स ईयर ऑब्वियसली आप जो भी एग्जाम में होगा वो लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। सैलरी तो इसकी है नहीं, हमारे क्या पार्ट्स हैं इसके होते हैं, टोटल इनकम लेस ज़कात, एजुकेशन फी एक्सेट्रा, माइनस सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, तो ये आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाती है। इस पे आप टैक्स कैलकुलेट करते हैं, माइनस इसमें टैक्स क्रेडिट्स करते हैं, और फिर आप इसमें करते हैं ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, और फिर माइनस करते हैं इसमें आप एडवांस टैक्स। ये हमारा टोटल टेम्पलेट होता है जो मैं आपको दे चुका हुआ। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में देखिएगा 4 फिक्स्ड डिपॉजिट आ गया 6 million का, और 1/5 उसका रिपेयर, यानी 1/5 ऑफ 6 million, आपने ऐसे ब्रैकेट लगानी है पैरेंथेसिस, तो ये 4.8 million आ गया। आप कहेंगे सर 4 फिक्स्ड डिपॉजिट में रिपेयर कहाँ से आ गई, भाई आपको क्या मसला है, आपका मसला क्या है, लॉ में लिखा है रिपेयर चार्जेस का 1/5 मिलेगा तो लें। सही है ना, इसके अंदर आपने वो चीज नहीं करनी कि जनाब वो मिल रहा है या नहीं। नहीं चल रहा था, आवाज सही आ रही, मैंने समझा आवाज नहीं आ रही, सही आवाज आ रही मेरी, यहाँ यहाँ से आ रही है, अब आ रही, हेलो, नहीं आ रही, हौसला ही है जी। कैपिटल गेन आ गया जी उसका, उसकी सेल प्राइस आ गई, लेस उसमें आपने डीम्ड कॉस्ट जो थी वो माइनस कर दी, ये आ गया। अब यहाँ ऐड होगा, बाद में जाके माइनस करें। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, रेंट ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग विद मशीनरी, ये आ गई हमारे पास, लेस रिपेयर एंड मेंटेनेंस, हमने वो चूंकि हमें बिल्डिंग और उसका पता नहीं था लिहाजा हमने रिपेयर एंड मेंटेनेंस वो जो डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं की। और उसके बाद रेंट फ्रॉम दी एग्रीकल्चरल लैंड हमारे पास आ गया जो कि एग्जाम्प्ट था। अच्छा यहां पर आप देखें कि हमने जो वैल्यू ली है वो 4 million था इसका, लैंड एट एनुअल रेंट 4 million था ना, लेकिन दी तो उसने इसको है, तो हमें क्या करना था, इसका असल में रेंट बन रहा था 2 million,
लेकिन कहता है इसकी ALV जो है वो 5 मिलियन है, विच एवर इज हायर। इसलिए आप देखें कि इसका आधे साल का रेंट बनता था 2.5 मिलियन, तो यहां पर ये लिखा हुआ है। ये बात समझ आई आपको? कि यहाँ पर जो लिखी है, आप कहेंगे सर है ही एग्जाम्प्ट, क्या फर्क पड़ता है? भाई इसके नंबर होते हैं, आपने एक्चुअल वैल्यू दिखानी होती है। किसी शख्स की एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट है, अगर अपनी रिटर्न फाइल करेगा तो उसमें 4 मिलियन लिखेगा, वो बेवकूफ होगा। रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। एग्रीकल्चरल लैंड का हमने पढ़ा था, सेक्शन 41 में जाता है, ये एग्जाम्प्ट होती है। अगर एग्रीकल्चरल लैंड एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए यूज हो तो वो एग्जाम्प्ट होती है। अगर जी, ऊपर नहीं लिखा जाएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, रेंट है। हाँ आप सही कह रहे हैं कि उसको उधर लिख दे, वो कह रहे हैं इनका मकसद ये है कि इसको यहाँ की बजाय यहाँ लिख के एग्जाम करते हैं। बिल्कुल सही है, सही कह रहे हैं आप। तो इनको टोटल किया तो आ गया 17 मिलियन, ये मेरी आ गई टैक्सेबल इनकम। इसमें से हमने सेपरेट ब्लॉक ये इनकम जो थी वो कर दी माइनस, क्योंकि अगर इसके अंदर रहने देंगे तो नॉर्मल टैक्स लग जाएगा, ये प्रॉब्लम होगी, इसलिए माइनस की। हमने कहा हमारी जो NTR के अंदर नॉर्मल टैक्स रिजीम में ये टैक्सेबल इनकम आ गई। इसके ऊपर टैक्स देखा तो क्या था, सैलरी तो है ही नहीं, तो क्या बन गया, शाहिद नॉन सैलरी। तो नॉन सैलरी के जो रेट्स हैं आप देखिएगा, ये वाले, ये लास्ट स्लैब में फॉल कर रहा है ना, ये देखिए 1.61 मिलियन प्लस 45% ऑफ द अमाउंट दिस, प्लस इसके अंदर उसने लिखा हुआ है कि इफ द अमाउंट एक्सीड 10 मिलियन, तो फिर 10% सरचार्ज भी इसके ऊपर लगेगा। Yes, sir. दोनों ये चीजें यहाँ पर आ गई हैं। तो अब क्या हुआ, आप बेशक इतना लंबा करने की बजाय ना, आप डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे लिख दिया करें, आसानी होती है। प्लस 45% ऑफ द अमाउंट, ये वाली जो अमाउंट है 13.3 मिलियन, यहाँ बेशक M लिख दें, 5.6 मिलियन, तो ये डायरेक्ट आंसर आ जाए। तो इसमें कहते हैं सरचार्ज। सरचार्ज किस पे लेना होता है, इनकम पे नहीं, इस पे लेना होता है। तो यहाँ लिख देंगे 5075,000, ये ऐड होगा तो ये टैक्स आ जाएगा। ये टैक्स किस पे आ गया, इस अमाउंट के ऊपर, तो इस अमाउंट का टैक्स ये आ गया 4 मिलियन एट द रेट ऑफ 5%। तो आप देखें आपकी जो टोटल टैक्सेबल इनकम थी वो कितनी थी, 17.3 मिलियन। तो 4 मिलियन का टैक्स इधर आ गया और 13.3 मिलियन का टैक्स इधर आ गया, तो टोटल आपकी 17.3 मिलियन इनकम का टैक्स ये वाला आ गया। जी, हाँ ये डेप्रिसिएशन बता दें वो क्यों चाहता है। वो मेरे वैल्यू नहीं दी एग्जामिनर। ये जो हमने बिल्डिंग रेंट ऑफ फैक्ट्री विद बिल्डिंग की थी ना, विद मशीनरी, जी सर। तो मुझे ना बिल्डिंग की वैल्यू का पता था ना इसकी वैल्यू का पता था, इसलिए मैंने इसको इग्नोर किया। अगर पता होती तो यहां मैं उसकी डिप्रिसिएशन दोनों की चार्ज करता, फिर वो इधर से लेस हो जाएंगे। यहां से, हाँ यहाँ ये लेस करते। प्रैक्टिकली हुई होगी, कैसे हो सकता है कि इतना मैं सीधा हूं कि जनाब मैं 85 लाख रुपए पे टैक्स दे दूं, एक मैंडेटरी एक्सपेंस मुझे मिल रहा है तो क्यों ना करूं। जी बताइएगा, कुछ समझ आई? जी सर। वेरी गुड। शेड फर्स्ट टाइम यूज करने को इनिशियल अनाउंस, इनिशियल अलाउंस मिलता है, वो एग्जामिनर बताएगा तो लेंगे वरना नहीं लेंगे, वो इनिशियल अनाउंस और डेप्रिसिएशन दोनों या सिर्फ इनिशियल में। दोनों मिलेंगे। इनका सवाल ये है कि इनिशियल अलाउंस भी मिलेगा जी, बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल हम मिसाल ले लेते हैं कि मेरा जो प्लांट है वो 100 मिलियन का है और मैं ही पहली दफा इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इनिशियल अलाउंस लूंगा एट द रेट ऑफ 25%। तो 25 मिलियन ये आ जाएगा, बाकी क्या बचा 70। फिर इसमें मैं डिप्रिसिएशन लूंगा एट द रेट ऑफ 15%। क्या आंसर आ रहा है इसका? 7.25। पता नहीं पाया नहीं पाया। जी, कितना आ गया, 9.25। 11.25 मिलियन। ये माइनस करें 60.75। 16 पॉइंट 63.75। 63.75, ये। तो इस साल का एक्सपेंस कितना होगा आपका, 25 और इसको ऐड करें 36.25 मिलियन, ये एक्सपेंस था आपका। इतना एक्सपेंस आपको सिर्फ प्लांट पे मिलना था।
तो हो सकता है ये नेगेटिव में ही चली जाती है अमाउंट, इतनी ज्यादा डिप्रिसिएशन मिलती तो फिर लॉस हो जाना था। लॉस का क्या ट्रीटमेंट होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में? जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का ट्रीटमेंट होता है वही लॉ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का सेम ट्रीटमेंट। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का ट्रीटमेंट क्या है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बिजनेस में और कैपिटल गेन्स में और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एडजस्ट हो सकती है। इस तरह जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है ये कैपिटल गेन में, बिजनेस में और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के गेन से एडजस्ट हो सकती है। अगर फिर भी ज्यादा हो तो इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, अगले सालों में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता। सही? यस। ओके। यस। ये हो। और कोई सवाल? ये हो सकता है कि अगर वैल्यू बता दे प्लांट के लेवल का है मशीनरी के लेवल का है। तो अब बतानी ही लग जाएगी, इकट्ठी बताएगा तो मैं क्या करूंगा? हाँ इकट्ठा करके ले। नहीं बेटा, बिल्डिंग पे तो इनिशियल लॉन्स है ही नहीं। इनिशियल लॉन्स तो सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर है। बिल्डिंग और ये जो हो गए फर्नीचर, इन चीजों के ऊपर तो नहीं है। सही है। और कोई सवाल? दैट्स इट। यस सर। चलो, ये करना है, तमाशा नहीं देखना मेरा, करना है इसे। ले जी, थ्री का क्वेश्चन आ गया। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। कहता है जी, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स और डिस्कस द टैक्स इम्प्लीकेशन ट्रीटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट ऑन डेट रिसीव्ड बाय अ नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट को अगर प्रॉफिट ऑन डेट इंटरेस्ट मिले तो उसका क्या ट्रीटमेंट हमने नॉर्मली पढ़ा हुआ है? एग्जेम्प्ट होता है। क्या होता है? 3 शक्लें हमने पढ़ी थी इसकी। एक पढ़ी थी अगर उसको फॉरेन करेंसी के ऊपर मिले, पाक रुपी के ऊपर मिले, और तीसरा था सिक्योरिटीज के ऊपर, जो कि एक रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट को इशू करे। इसकी 4 कंडीशन आपको बताई थी। नंबर 1, ये प्रॉफिट पाकिस्तान से बाहर पे करे, ये दोनों आपस में एसोसिएट ना हो, ये एफबीआर से इसकी अप्रूवल मिली हुई हो, और ये सिक्योरिटीज पाकिस्तान से नॉर्मली वाइडली हर एक के लिए इशू की गई। अगर ये चारों कंडीशन पूरी होंगी तो एग्जाम्प्ट होगा। ऑन अ सिक्योरिटी इशूड बाय अ रेजिडेंट पर्सन। अगर ये बात यहीं तक लिख देता रेजिडेंट पर्सन, तो मैं ये भी लिखता, ये भी लिखता और ये भी लिखता। लेकिन उसने स्पेसिफाई मुझे कर दिया कि मुझे सिर्फ इसके ऊपर बात करो। सिक्योरिटी जो एक रेजिडेंट ने इसको इशू की है उसका मुझे टैक्स इम्प्लीकेशन को डिस्कस करो। तो मैं क्या बताऊंगा इसका? मैं ये लिखूंगा कि इफ सिक्योरिटीज आर इशूड बाय अ रेजिडेंट पर्सन टू नॉन रेजिडेंट पर्सन, द प्रॉफिट ऑन द सिक्योरिटीज shall be exempt if the following conditions are met। फिर आप ये चारों कंडीशन लिख दें, दैट्स इट। तो इंशाल्लाह 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद कहते जी हमारे पास है जी, ड्यूरिंग द ईयर सादिक रिसीव्ड अ फ्लैट एज गिफ्ट फ्रॉम हिज अंकल। क्या ट्रीटमेंट होगा जी? अंकल से मिला है। हाँ, अगर अंकल रिलेटिव में आ रहे हैं। एक है कि अंकल, हर एक को आप जैसे कहते हैं अंकल, क्या वो अंकल नहीं, सही वाले अंकल जो है, हम यहाँ ज्यूम नेगेटिव assumption ही लेंगे। मुमताज अलवी, द फ्लैट वाज लोकेटेड इन पोश एरिया ऑफ लाहौर, सो व्हाट इट्स मार्केट वैल्यू इज दिस, सो व्हाट। डिस्कस द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ फ्लैट रिसीव्ड बाय साद। हम कहेंगे कि अंडर नॉन रिकग्निशन रूल्स द फ्लैट रिसीव्ड बाय मिस्टर सादिक इज एग्जेम्प्ट एज गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम हिज रिलेटिव्स। अच्छा जी, अगर मुमताज, थैंक यू वेरी मच, अगर मिस्टर मुमताज अलवी इसके अंकल ना होते तो क्या होता? कितना? भाई, उसका होल्डिंग पीरियड तो बेचते हुए देखते हैं बेटा, खरीदते हुए तो नहीं देखते। फिर ये 45 लाख उसकी इनकम गिनी जाती है। अगर आपको रिलेटिव से कोई चीज मिले तो एक तो बात है कि एग्जेम्प्ट होती है और उसकी कॉस्ट आपकी कॉस्ट बनती है। और अगर आपको नॉन रेजिडेंट से मिले तो फिर उसकी मार्केट वैल्यू आपकी टैक्सेबल होती है। उसकी मार्केट वैल्यू क्या बन जाती है? टैक्सेबल। तो फेयर मार्केट वैल्यू अगर आपको कोई चीज गिफ्ट में मिले उस वक्त देखी जाएगी, अगर ये आपके रिलेटिव नहीं है तो।
अगर विरासत में नहीं मिला तो, अगर ये स्पाउस नहीं है तो टैक्सेबल किस हेड में टैक्सेबल होगा, ये डिपेंड करता है। ये आपका किराएदार है तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में चला जाएगा, या आप इसके साथ कारोबार करते हैं तो बिजनेस में चला जाएगा। राइट, समझ आ रही है। और अगर कोई भी नहीं है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा, टैक्स फिर होगा। ठीक है, ये बात बताइए। ले जी, जरा इस क्वेश्चन को देखें अपनी किताब के ऊपर, फिर इसको डिस्कस करते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन। देखें, एक चीज मैं बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं ओहो यार मैं यही छोड़ के गया था, वो पेपर में आ गया। तो या तो एग्जामिनर को खत लिख दिया करें कि जनाब फलां फलां टॉपिक छोड़ गए, वो आपकी बड़ी मेहरबानी, इस पे जरूरत नहीं करनी तुमने सवाल बनाने, जो चीज करवाई गई है वो करनी है। सही है। भूल जाता है, मुझे भी भूल जाता है। मिक्सिंग हो रही है, बार बार दोबारा तैयारी करेंगे मिक्सिंग नहीं होगी। अगर चीजें मिक्स हो रही है ना, उसका एक ही वजह होती है कि अभी हमारी तैयारी उस लेवल पे जाके हो नहीं रही। जब तैयारी ठीक हो जाएगी फिर मिक्सिंग नहीं होना बंद हो जाएगी। अंडरस्टैंड, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, नो वरीज। जी, इसको पढ़ें फिर इसको डिस्कस करते हैं। मेरा ख्याल है पढ़ लिया आपने। रिक्वायरमेंट है जी, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इन द प्रोविजंस ऑफ, ये प्रवीण कौन होती है ये प्रवीण किसे कहते हैं, क्या होती है? हाँ, उसका लॉ, कानून को कहते हैं। कंप्यूट अंडर द अप्रोप्रिएट हेड्स ऑफ इनकम टैक्सेबल इनकम ऑफ अमजद फॉर दिस। हमने टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट। देखिए पिछले क्वेश्चन के अंदर उसने क्या चीज मांगी थी, जो फोर्थ था। एंड ऑल्सो कंप्यूट इज टैक्स लाइबिलिटी, इसलिए हमने टैक्स लाइबिलिटी भी कंप्यूट। यहाँ उसने सिर्फ टैक्सेबल इनकम मांगी है हमारे लिए। अब देखते हैं, ड्यूरिंग द टैक्स ईयर X9, ये जेहन में रखा करेंगे। बच्चे कहते हैं एक्स क्या होता है, असल में खालिद साहब किताब बनाते हैं, अक्सर ऑथर जब किताब बनाते हैं ना अपनी, तो वो यहाँ इसकी यहाँ 2025 नहीं लिखते, एक्स लिख देते हैं, X2 X3, ताकि आइंदा जब किताब, जब लॉ रिपीट हो, जो उसमें चेंजेस आए, तो उनको क्वेश्चन कम से कम चेंज करने ना पड़े। ये मकसद होता है। आपको एग्जाम में X2 X2 नॉर्मली नहीं मिलता। नॉर्मली आपको क्या मिलता है, एग्जैक्ट डेट मिल रही होती है, इसलिए उससे परेशान नहीं होना। मैं इसलिए अज्यूम करता हूँ कि जाहिर बात है इसमें बर्डन तो पड़ता है दिमाग के ऊपर। सर 20X9 को मैं 2025 ले रहा हूँ, बात अक्सर दिमाग इसको रिजेक्ट करता है कि 9 और 5 में बड़ा फर्क है, यहाँ X5 होना चाहिए। तो इसलिए ये क्या है कि किताब में एक सहूलत खुद अपने लिए पैदा करता है ऑथर, ताकि उनको मसला ना हो। ऑन 1 जैन, ठीक है, 1 जनवरी को अमजद परचेज अ फैक्ट्री बिल्डिंग इन सक्खर along with installed machinery at a price of 9 million and 3 million। देखिए यहाँ उसने वैल्यू बता दी है मुझे, यहाँ बिल्डिंग की वैल्यू भी उसने बता दी है और प्लांट की वैल्यू भी बता दी है, एंड मशीनरी। तो बिल्डिंग है उसकी 9 मिलियन की और मशीनरी कितनी है उसकी 3 में, यहाँ उसने वैल्यू बता दी है। अगर ये इसको रेंट आउट करेगा तो फिर हमें इसके ऊपर डिप्रिसिएशन भी चार्ज करना पड़ेगी। To manage the shortage of fund of 2 million, he borrowed the same from his friend Shamshad through a cross check. The loan carries interest at the rate of 18%। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उसके ऊपर हमें नंबर वन। अब देखिएगा यहाँ इस लाइन के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है। लोन लिया उसने, अगर आप किसी एक्टिविटी के लिए लोन लेंगे तो वो क्या होगा आपका, उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस बन जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर ये क्रॉस चेक की बजाय यहाँ कैश लिख देता तो ये 20 लाख रुपया इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी ऐड होता, क्योंकि लॉ ने कहा हुआ है कि अगर आप किसी से लोन, एडवांस या गिफ्ट कैश की शक्ल में ले लेंगे किसी से भी, वो मसलन बैंक्स की बात नहीं कर रहा जिससे आप लोन ले रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहा, विरासत की बात भी नहीं कर रहा, स्पाउस की बात भी नहीं कर रहा, इसके अलावा गिफ्ट ले लेंगे या लोन ले लेंगे, तो वो क्या होगा आपका, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टोटली टैक्स होगा। इसलिए वो बचा गया यहाँ पर ये बात कह के कि उसने क्रॉस चेक के थ्रू लिया है।
अगर वो ना बताए तो फिर खुद से नहीं अज्यूम करना कैश में लिया हुआ है, इस बात को खुद से आप अज्यूम नहीं कर सकते। ओके, तो ये है। तो इसके ऊपर अभी क्या आएगी, ये हमें एक्सपेंस की इंफॉर्मेशन बता रहा है जो इसके रिगार्डिंग आने वाली है। ऑन 1 जनवरी ही लेट आउट मीन किराए पे दे दी, रेंट आउट द बिल्डिंग अलॉन्ग विद द मशीनरी टू बासेज दैट अ मंथली रेंट ऑफ 500 पेएबल इन एडवांस। तो 100 वाट एडवांस में है या बाद में है, एक्रूवल बेसिस पे आप लेके इसको चलते हैं, राइट। तो 5 लाख है, कितने महीनों के लिए है, अगर हम 6 माह के लिए, तो ये उसकी इनकम जनरेट होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हाँ जी, 3 मिलियन बेटा, 3 मिलियन इसकी क्या आ जाएगी, इनकम आ जाएगी। इसमें ये एक्सपेंस होगा, इसमें एक्चुअल एक्सपेंस अलाउ होते हैं, इसमें आपने चार्जेबल रेंट का 1/5 नहीं लेना। तो अब इसमें एक एक्सपेंस ये हो गया, एक ये एक्सपेंस हो गया, और यहां से आपको डिप्रिसिएशन प्लस इनिशियल अलाउंस ये भी यहां से कैलकुलेट करना है, ये दूसरे एक्सपेंस की इंफॉर्मेशन है। ऑन 1 जुलाई X8 साल के शुरू में अमजद लेट आउट हिज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन DHA कराची टू मिर्जा लिमिटेड एट अ मंथली रेंट ऑफ 300,000 रेंट फॉर द 2 years वर रिसीव्ड इन एडवांस। ये हमारे लिए धोखा है, फ्रॉड है, एडवांस की हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। उसने हमारे लिए ये डेट इंपॉर्टेंट थी, तो उसने 3 लाख रुपया इंटू 12, तो 3.6 मिलियन इसका आएगा। यहां हम रिपेयर को लेंगे, यहां ना भी उसने रिपेयर दी हुई तो हम मैंडेटरी तौर पर लेंगे। ऑन 1 जुलाई अमजद ऑल्सो एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद जीशान फॉर द सेल ऑफ हिज प्लॉट सिचुएटेड इन कोयटा। क्या होने लगा है, 4 फीट डिपॉजिट आने लगा है। देखिए जहां भी बार बार लाइन आ रही है 4 फीट डिपॉजिट आ जाता है। द प्लॉट हैड बीन परचेज फॉर 40 मिलियन, राइट। Under the terms of sale agreement, he received 5 million at the time of signing the agreement and the balance to be paid on this. However, due to the financial difficulties, Ishan failed to pay the balance amount on the due date and consequently Amjad forfeited the advance. 50 million, 5 million की ये भी इनकम आ गई, forfeited डिपॉजिट आ गया ना। ओ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदा वो तो सर है तो फिर कैसे कैसे आप कह सकते हैं फोरफिट कर दिया, अगर वो नहीं कहेगा तो। नहीं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ला हौला वला कुव्वता। बेटा नहीं 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 मेरे लालू, नहीं ऐसे नहीं करना, मेरी जान के टोटे, जब तक बताएगा नहीं लेना, इसको ज्यूम कभी नहीं करना। समझ आ रही, यानी ये ऐसे ही है कि मैं किसी से 50 लाख रुपया लूं और वो बाद में मेरे से प्रॉपर्टी लेने के लिए आ जाए बाकी पैसे लेके, मैं कहा 4 फीट हो गया। भाई वो क्यों, उस्ताद ने यही पढ़ाया है, बयाना हमेशा 4 फीट ही होता है, हमने तो जितने क्वेश्चन किए ऐसे ही था। फिर वो तबीयत साफ करके बताएगा कैसे 4 फीट किया जाता है। ये आपके दिमाग में ख्याल कैसे आ गया ये? वो लिखा हुआ है ना उसमें कि ड्यू डेट, अगर जहां तक लाइन लिखी होती ड्यू डेट तक तो हमें समझ आ रही थी वो नहीं पहले से देगा तो फॉरफिट हो ये गई। कैसे पता चल गया वो नहीं दे सकता? वहां पे लिखा है ना सर, निशान फेल टू पे द बैलेंस अमाउंट ऑन द ड्यू डेट। बेटा वो और बंदा चाहे 4 फीट को लोग नहीं करते, अक्सर मार के अच्छे लोग नहीं करते, वो फिर टाइम दे देते हैं। प्रैक्टिकली तो बहुत कम लोग होते हैं जो इतना पैसा मारते हैं। हमारी फैमिली में तो लोग पैसे वापस कर देते हैं। मेरे साथ भी कोई बंदा ऐसे करेगा, मेरी नीयत नहीं है बिल्कुल उसके पैसे मारे, मैं किस चीज के पैसे, ठीक है मेरा उसका एग्रीमेंट हुआ हुआ है, मैं कानूनन उसके पैसे ले सकता हूँ, शरीयतन तो गलत है, मैंने उसको चीज बेची नहीं, उसके पैसे मार रहा हूँ। ये तो उसको पुश करने के लिए नॉर्मली होता है कि अपने कॉन्ट्रैक्ट को मीट करे, मुझे जलील ना करे, ये चीज होती है। ऑन 10th of March April he finally sold the plot to Jamshed for 65 million। खरीदा कितने का था? हाँ? अच्छा, 40 मिलियन का, सॉरी। तो 65 मिलियन माइनस 40 मिलियन। कब खरीदा था? X1 में। अब कब है? X2
9 में, तो प्लॉट 6 साल के बाद क्या होता है? एग्जाम। तो इसमें हमें 25 मिलियन का बेनिफिट तो हो रहा है, लेकिन ये एग्जाम्प्ट हो जाए। इसकी दो कंडीशन पूरी हो रही। एक, ये हम अज्यूम कर रहे हैं 30 जून 2024 है, उससे पहले की परचेज है और पीरियड इसका 6 साल से ज्यादा है, लिहाजा एग्जाम्प्ट हो गया। अगर ये उसके बाद का होता तो फिर फिक्स टैक्स लग जाता है इसके ऊपर 15%। ओके, ये समझ आ रही है? जी सर। Following expenditures were incurred by Amjad in respect of his properties in Sakhar and Karachi। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी, सखर वाली कौन सी है? ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की है। ये उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की है और ये उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाली है। राइट। आपके पास 10 मिनट है, जरा ये क्वेश्चन खुद ट्राई करने की कोशिश करो। मैं एक दफा एफसी कॉलेज में पढ़ता था, एफएससी मैंने एफसी कॉलेज से की। बारिश हो रही थी काफी, मेरे पास साइकिल भी नहीं होती थी। साइकिल मेरे लिए उस वक्त एक ब्लेसिंग होती है अगर मेरे पास होती तो बस पे सफर करना होता था। तो मैं एक दिन बारिश हो रही थी तो मैंने शॉपिंग बैग के अंदर अपनी किताबें डाली। एक मैंने वो लंडे से ये खरीदा हुआ था बरसाती, वो पहनी, उसके अंदर सारी किताबें अपनी सेट सुट की पेट के साथ, और मैं खड़ा हो गया। बस भी कोई नहीं आ रही थी, बड़ी भरी हुई आ रही थी, जगह नहीं थी। एक साहब आए तो उन्होंने मुझे देखा, गाड़ी पे रुके, उन्होंने कहा, "ये किधर जा रहे हो?" मैंने कहा, "जी मैं एफसी कॉलेज पढ़ता हूँ।" उन्होंने कहा, "आ जाओ।" तो मैं बैठ गया। मेरे से उन्होंने पूछा कि किताबें कितने तुम्हारी? तो मैंने उनको दिखाया, कहता दिखाओ। मैंने वो किताबें निकाली, शॉपिंग बैग में मैंने डाली, डबल कवर दिया। मुझे कहते हैं, यार तुम कितने अजीब आदमी हो, मेरे बेटे के पास गाड़ी है, वो गाड़ी पे आ सकता है, वो जरा सी बारिश हो जाए तो उसके पास एक्सक्यूज होती है, जी आज बारिश हो रही मैंने नहीं जाना। और कहते हैं कि तुम हो यहाँ खड़े हो, तुम्हारे पास कोई कन्वेंस नहीं है और तुम फिर भी किताबें वगैरह कर। मैंने कहा, जी मेरे जहन में ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं कि मैंने छुट्टी करनी है। नहीं, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैंने छुट्टी करनी, मैंने जाना ही जाना। मैं जब कॉम्प्रिहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था तो मेरे घर से तकरीबन वो फासला होगा था 10-15 किलोमीटर। तो सवारी तो थी कोई नहीं। तो पहले मैंने अपने घर से स्टॉप पे पहुंचना, वहां से शालामार बाग पर जाना स्टॉप के ऊपर, वहां से दूसरी गाड़ी पे बैठना, बस के ऊपर जाना, और वहां से तकरीबन को 3-4 किलोमीटर अंदर था मेरा स्कूल। और फिर मैंने, तो आप देखें मैं कब निकलता था कि मैं सुबह 7 बजे पहुंचना, 8 बजे क्लासेस लगती थी, तो 7, 7:15 बजे पहुंच के आधा घंटा हमने उधर खेलना, अब जाके दौड़े लगानी, आपस में खेलना। और कभी मेरे जहन में ये बात कभी आई नहीं कि मेरा स्कूल इतनी दूर है। और हमने खेलना, जब असेंबली में जाना तो बुरा हाल, पसीने जो है ना वो निकले होने, और वहां पर जाके हमने करना। और फिर इसी तरह मैंने वहां से वापस आना। तो वापस आते आते 3-4 बजे घर में आते आते बच जाते थे। और जो कुछ पैसे होने, वहां पर एक माई होती थी, वो दाने नहीं होते वो बोन रही होती थी, वो हमने उसी से पेट भर लेना, पानी शानी पीना, या किसी दोस्त ने जरा तो लिफ्ट करवा देनी, उसी से कभी खा लेना। मेरा एक दोस्त जरा अमीर होता था, तो उसके पास पैसे होते थे, कभी उसने खिला देना खाना, तो जरा उसे कहना, अच्छा यार आई तुम खिला दो। तो मैंने उसे कभी नहीं खिलाया, वही मुझे खिलाता था बेचारा। तो ये मैं सोचता हूँ कि आज जो है वो जरा सी जनाब वो हो जाए तो हमारे बच्चे ऐसे जैसे नमक के नहीं बने हुए। पानी पड़ेगा तो ये बेचारे बह जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि हमने दिमाग को ये ऑप्शन दे दी हुई है कि यार मैंने नहीं जाना, वो कहता ना आ जाओ। वो आर्टिकल के स्टूडेंट का मैंने बताया था ना, जो फाइनल में था मेरे पास, वो मुल्तान से आता था, क्लास पढ़ के फिर चला जाता था रात को। यानी मेरी क्लास रात को 9:30 बजे खत्म होती थी। 4 घंटे का सफर, दिन के 4 घंटे वो आता था, 4 घंटे फिर जाने के लिए जाता होगा ना, अगले दिन फिर वो रात को आता था। डेली वो काम करता था। नहीं नहीं, कहता सर मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, कि उस वक्त तो ऑनलाइन क्लासेस नहीं हमारी होती थी। और मैंने उसे नहीं कभी पूछा, लेकिन वो था लाहौर का था, लेकिन उधर थी उसकी, वो ऑडिट पे था वो कहता सर मैंने आना है, मुझे पता है मैंने आना है, मुझे थकावट नहीं होती। जब आप सोच लेते हैं ना, फिर आपको एंजाइटी शुरू हो जाती है कि ये कर लें कैसे कर लें। ये ये मैं बात आपको बड़ी पता, अपनी मेरी जिंदगी का निचोड़ है ये। यू जस्ट डिसाइड। राइट, मन हरामी उजता हजार। आज जब आए थे लाइट नहीं थी ना, नो सर।
तो मैंने क्या कहा कि यार वेट कर लेते हैं। मेरे पास दो ऑप्शन थी ना, रुक जाता या चला जाता। मैंने आपको क्या कहा, वेट कर लेते हैं, 15 मिनट वेट कर लेते हैं। फिर भी लाइट नहीं आई, फिर मैंने क्या कहा आपको कि यार अच्छा बैठ के डिस्कस कर लेते हैं आज। क्लियर? रिकॉर्डिंग मेरे पास इसी लेक्चर की मौजूद है, आपको वो भी दे सकता हूँ। मैंने कहा नहीं यार बैठ के कर लेते हैं। 1 मिनट के लाइट आ गई, है ना? तो ये चीज है। अच्छी चीजों में जो है ना वो मुझे फॉलो किया करें, जो मैं आपको बताता हूँ, चवल ना बना करें। ओके जी, ये काम हो गया। अब देखिएगा, अब जरा एक्सपेंडिचर्स को हम डिस्कस कर लें। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में इसको तो इग्नोर कर दें, ये तो नहीं मिलने आपको, क्योंकि इसमें आपको मैंडेटरी एक्सपेंस मिलना है 1/5। ओके, ये आपको मेंटेनेंस ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगी आपको, ये सारे एक्सपेंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ ग्राउंड रेंट मिल जाएगा, इंश्योरेंस भी मिल जाएगी। ये सखर में प्लॉट तो नहीं था? ये सखर में देखें कहीं प्लॉट तो नहीं है? फैक्ट्री बिल्डिंग है। फैक्ट्री बिल्डिंग है, ये अलावा देखें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उसने कोई हमें लिस्ट नहीं दी हुई, याद रखें। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में एक्सपेंसेस की एक लिस्ट है। अगर आप उस लिस्ट में शामिल नहीं है तो ऑटोमेटिकली फिर आप अदर्स में डाल देंगे, अगर वो उससे रिलेटेड है तो। ओके, ये चीज है। करवा दूं, ये सोल्यूशन दिखा दूं, कर लेंगे? आप ना भी कहते मैंने सोल्यूशन नहीं दिखाना था। चले, आपकी इज्जत रख ली ना मैं। ये क्या है? अच्छा ये वही है। नहीं जी, मिस्टर अमजद आ गए। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम सिर्फ हमने कैलकुलेट करनी है। क्या हो गया? ये बंद क्यों हो गया? जी, मिस्टर अमजद आ गए जी यहाँ पर हमारे पास। रेंट फ्रॉम मिर्जा लिमिटेड फॉर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, ये हमने कर लिया था 3.6। 4 फिक्स्ड डिपॉजिट आ गया हमारे पास 5 मिलियन का। और इसकी हम कर देंगे रिपेयर अलाउंसेस 1/5। आप यहाँ वैसे लिखा करें रिपेयर अलाउंस इन, और यहाँ पर आप 1/5 इंटू 8.6 एग्जाम में लिखा करें। ये हमारा एक्सपेंस आ गया। ग्राउंड रेंट हमें गिवन था, इंश्योरेंस भी बिल्डिंग की गिवन थी, टोटल ये एक्सपेंस नेगेटिव में लिखेंगे, तो ये हमारी आ गई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। कोई इशू? तो इससे हमें ये भी पता चला कि ये असल में दो अलग अलग बिल्डिंग थी ना। ये सर अलग है। हाँ, असूलन तो इसका आना चाहिए। ये 3.6 का है। हाँ, प्लॉट का नहीं होगा ये रिपेयर। 3.6। चलो ये। अच्छा जी, कैपिटल गेन सेल उसकी आ गई 65 मिलियन और 40। और आगे क्या यहाँ लिख देंगे? अब देखें इसका रेट ऑफ टैक्स 0 है, लेकिन इसको पहले ऐड करके बाद में माइनस ना करें, यही एग्जाम लिखें, क्योंकि ये टैक्सेबल है ही नहीं। स्टूडेंट, अगर आप ऐड करके माइनस कर भी देंगे तो एंड पे 0 रेट भी लगा देंगे फिर भी ठीक है। अगर आपने उसी रूल को फॉलो करें कि पहले इसको ऐड कर दें यहाँ 25 को, और बाद में जाके तो टैक्सेबल, क्योंकि जब यहाँ लफ्ज आप टैक्सेबल इनकम लिखेंगे ना तो यहाँ जवाब गलत होगा, क्योंकि वो टैक्सेबल है नहीं। ओके, अब आ जाते हैं जी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। रेंट ऑफ द फैक्ट्री विद मशीनरी 3 मिलियन आ गई। अब देखिएगा ये इनिशियल लॉस, अज्यूम कर लिया कि ये नया प्लांट था, बताया नहीं गया था ना, जी सर। तो कितना आ गया? 3 मिलियन, राइट, इंटू 25%। अब देखिएगा 3 मिलियन, और इसमें से आपने 25 इनिशियल लॉस माइनस किया,
बैलेंस क्या आ गया आपका? 22,500,000। इसका आपने फिर 15% दिया, ठीक है। तो हमें इसके ऊपर इनिशियल अलाउंस भी मिल गया और इसके ऊपर डिप्रिसिएशन मिल गई। बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन रेट 10% है, वो भी माइनस हो गया। इंटरेस्ट जो था हमें देखें 18 × 6/12, वो भी माइनस हो गया। रिपेयर ऑफ द बिल्डिंग, रिपेयर ऑफ द मशीनरी, ग्राउंड रेंट और इंश्योरेंस, क्लियर। ये सारे माइनस किए तो ये आ गई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ गई। डिप्रिसिएशन कल मैंने बताया हुआ है कि डिप्रिसिएशन लेंगे, डिप्रिसिएशन सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर मिलेगी, ये बात मैंने बताई हुई है। देखिए एग्जाम के अंदर प्रेशर में काम करते हुए एक आध आइटम भूल जाती है, उससे परेशान नहीं होना, क्योंकि हमें एग्जामिनर ने कहा हुआ है कि जनाब मैं आपको 100 मार्क्स का पेपर दूंगा, मुझे आपका ये वाली पोजीशन चाहिए तो तुम मेरी तरफ से पास हो। लेकिन आपने इसको फोकस करके नहीं रखना, आपने इसी को फोकस करना है कि मैंने सारा पेपर ही ठीक करना है। ओके, स्पीड भी मेंटेन करनी है और बाकी चीजें भी ठीक करनी है। इस ओके। ले जी, आगे हमारे पास है जी 7B। स्पेसिफाई द हेड ऑफ इनकम अंडर विच द फॉलोइंग अमाउंट्स वुड बी चार्जेबल। सिर्फ कहता है हेड ऑफ इनकम बताना है। रेंट फ्रॉम सब लेटिंग ऑफ बिल्डिंग, अमाउंट इंक्लूडेड इन रेंट फॉर द प्रोविजन ऑफ अमेनिटी यूटिलिटीज। वेरी गुड, शाबाश। You are required to advise Mr. Anil about the circumstances under which the loan may be included in his taxable income. लोन कब उसकी टैक्सेबल इनकम में जा सकता है? Mr. Anil is constructing his house and for the purpose of meeting construction expenses, he intends to take a personal loan from Mr. Kamran who is in the business of money lending. उसका कारोबार ही क्या है? हाँ। He has been advised by one of his friends that such loan may be included in his taxable income under certain circumstances. ये लोन जो है वो उसकी इनकम में ऐड किया जा सकता है, राइट। आपने वो सर्कमस्टांसिस बताने हैं, क्या करने हैं वो सरकम, और वो वही है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कि इफ यू अ पर्सन टेक्स लोन फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, राइट, फ्रॉम रिलेटिव्स, किसी से भी अगर वो इन द फॉर्म ऑफ कैश, देन दैट लोन शैल बी ट्रीटेड एज टैक्सेबल इनकम, उसका टैक्सेबल इनकम किया जाएगा। अब ये जो कामरान है उसका कारोबार ही देना है तो इसके लिए ऊपर ये अप्लाई नहीं होना चाहिए। सोल्यूशन देखते हैं क्या है। जब ना बताया जाए तो फिर जवाब के अंदर, सवाल के अंदर ये चीजें बताई जाती हैं। जब आपको एग्जाम में कभी भी कोई चीज पूछी जाए जिसकी जो कंडीशनल होती है और कंडीशन एग्जामिनर नहीं बता रहा, तो फिर हमें विद कंडीशन और विदाउट कंडीशन चीज बताना होती है। ये बात याद रखें, अगर वो बता दे फिर हमें दूसरी चीज की तरफ नहीं जाना होता। यही तो प्रोफेशनल एग्जाम का यही तो असूल है, यही तो ब्यूटी है इसकी, कि अगर बता दिया जाए, आपको लॉक कर दिया जाए, जैसे अभी नॉन रेजिडेंट का सिक्योरिटीज का था कि कब उसकी होंगी, तो अब आपने ये नहीं बताना कि नॉन रेजिडेंट अकाउंट में अगर वो फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन करवाएगा फिर भी एग्जाम, पाक रुपी करवाएगा फिर भी एग्जाम, तो एग्जामिनर भी आपको एग्जाम कर देगा, कहेगा अंधे हो, ध्यान से पढ़ते नहीं हो, मैंने क्या पूछा, मैंने सिर्फ एक चीज पूछी है सिक्योरिटीज की, उसके ऊपर मेरे से बात करो। नहीं, जब कंडीशन ना हो तो वहां जम्पशन लेनी होती है। अज्यूम करें कि अगर वो लोन कैश में ले, अज्यूम करें कि अगर वो बैंक के थ्रू ले, फिर तो अजम्पशन लेके बताना होता है। अगर कोई चीज पूछी जा रही है जिसका आपको पता है कि इसकी ये कंडीशन के साथ रूल है ये, तो फिर कंडीशन के साथ बताना पड़ेगा। यही तो एग्जाम आपको बताते हैं। तो कहाँ है ये देखिए, any amount received by inter alia as loan by a person from another person not being a banking company or financial institution। तो ये खान साहब जो हैं ये बैंकिंग कंपनी तो नहीं है,
तो आप अगर क्या है, अदरवाइज देन थ्रू अ बैंकिंग चैनल फ्रॉम अ पर्सन holding and shall be taxable in the year in which it was received. Therefore, if the loan is received other than banking channel, then it would be treated as income from other sources. To avoid the taxability, Mr. Anil is advised to obtain said loan through banking channel from Kamran, who assumed to have NTN. तो आप इससे क्या लें, लोन बैंक के थ्रू लें, अवॉइड करें कैश। अगर कैश ले लिया तो ये लोन आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है। ओके, ये था जी इसका। एक्सप्लेन द टर्म परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, ये आपको मैंने करवा दी थी। ये मैंने बताया कि एक दफा आई हुई है एग्जाम के अंदर। अल एक्सप्लेन द टैक्स इम्प्लीकेशन फॉर द ऑथर। ऑथर कहाँ आया था, 39 में 89 में? 89 दोनों में था, दोनों में था। अगर उसके लिटरेरी वर्क को टाइम जो है वो लेस देन 24 है तो 39 में है या इक्वल है, और अगर ये ज्यादा है तो फिर वो 89 में। राइट। जी सर। A literary work was completed by an author in the 30 months. अब जो बच्चा इसको डिस्कस करेगा वो बेवकूफ होगा। अगर देखो आपने जो पूछा है, अगर ये टाइम ना बताता तो फिर मैं दोनों कंडीशन उसको एक्सप्लेन करता, तब मुझे पूरे नंबर मिलने। ओके, अब उसने बता दिया कि 30वें महीने जाके काम कंप्लीट हो रहा है। अब अगर आप ये बात करेंगे अगर वो कर लेता तो, उन्हें कहा अगर तुम फिर दोबारा आ जाओ तो, यानी यानी वो आपसे प्रोफेशनलिज्म चाहता है कि ये बच्चा इतना ट्रेंड होके मेरे पास आ रहा है कि इसको चीज पढ़नी आती है। He received a lump sum amount of 30 million in royal as royalty on this. इसका टैक्स ट्रीटमेंट बताएं, क्या बताएंगे? देखना अगर का लफ्ज क्यों आपने यूज किया? ये रिकॉर्डिंग हो रही है, इसमें तो कुछ शक वाली, इसने अगर बोला नहीं बोला? भाई यही तो बता रहा हूं कि यहाँ अगरबत्ती नहीं जलानी, खुशबू ज्यादा आएगी। समझ आ रही? अभी जिंदा हूं पी लेने दो, बड़ी बरसात में जीने दो, ये तो नहीं चक्कर चल रहा आज? बरसात के मौसम में क्या हो गया? जब बता दिया उसने 30 महीने का, अगर 30 महीने, अगर 24 महीने से ज्यादा हो गया तो अगर कहां से आपने लगा दी? आप कहेंगे ही हैज टू ऑप्शन। यहां अगर नहीं लिखे, लिखे एज द टाइम टेकन बाय द ऑथर एक्सीड्स 24 मंथ। अब आप बता रहे हैं कि चूंकि टाइम एक्सीड कर चुका है, दिस अमाउंट मे बी टैक्स्ड in the year of receipt and in the previous 2 years in equal proportion, or the author has an option to tax this amount in the current year. That's it. Full stop. However, the decision should be made by keeping in view the requirement of the taxation, where the tax liability is lower. That's it. इंशाल्लाह ताला आपको 3 नंबर इसके मिल जाएंगे। याद रखें, एग्जामिनर सिर्फ नॉलेज नहीं चेक करता, द वे ऑफ एक्सप्रेशन भी चेक करता है। दोनों के नंबर होते हैं, आप बात कर कैसे रहे, जवाब दे कैसे रहे, यही वो चीज होती। डिफाइन द टर्म प्रॉफिट ऑन डेट बता चुके हैं, यील्ड, डिस्काउंट, प्रीमियम, ये सारी चीजें। मिस्टर फवाद गॉट पोजेशन ऑफ अ शॉप, व्हाट विल बी द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ हिज अमाउंट इन हिज इनकम फ्रॉम दिस? गॉट अ शॉप ऑन 21/7, टैक्स ईयर है हमारा, ये बिल्कुल ठीक है, टैक्स ईयर में है। बाय पेइंग 100 एज अ पगड़ी टू द आउटगोइंग टेनेंट, ऑन दिस he vacated the possession of the said shop and received this as consideration for vacating the possession. Right? तो क्या होगा?
650 माइनस 100 कितना हो गया? 550 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय, तो 55,000 इसका 2025 में टैक्स होगा। उसने सिर्फ ये पूछा फॉर द टैक्स ईयर, तो इसी का आपने जवाब देना। व्हाट आर द अलाउएबल डिडक्शन फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज? तो तमाम एक्सपेंसेस अलाउ होंगे प्लस डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी प्लस इनिशियल लॉस ऑन प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग के ऊपर और इसके ऊपर भी होगा। विच टाइप्स ऑफ इनकम आर इंक्लूडेड अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज? विच टाइप्स ऑफ इनकम, तो बताएंगे जो इनकम किसी और हेड में ना हो वो इसमें टैक्स होगी, और फिर कुछ एग्जांपल लिखें। फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज से क्या मुराद है, बता दीजिएगा। आइडेंटिफाई द एक्सेप्शन टू द अबव अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स। Tax imposed at the specified rates on every non-resident person who receives Pakistan source royalty fee for technical services। ये आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं है। ओके, तो ये था जी हमारा चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने आज डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट हमारा जो इसमें होगा इंशाअल्लाह वज़्ज़ोजल 8वां होगा जी, 7वें के बाद कल 8वां हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। टैक्स रिबेट्स, मैं इसकी पहले लोकेशन भी आपको बता दूं कि इसकी कल क्या चीज डिस्कस करने जा रहे हैं। कल हम ये वाला एरिया डिस्कस करने जा रहे हैं, ये वाला, ये देखिए। देखिए हमने पहले प्रोफाइल को डिस्कस किया, सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम, ये हमने चैप्टर 2 में डिस्कस कर लिया। यहां तक आ गए हम। ओके, इसके अंदर हमने गोल्डन हैंडशेक, ये दिस वन दिस वन दिस वन, ये भी डिस्कस कर लिया। अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे टैक्स को कम करती हैं, जिसको बोलते हैं टैक्स क्रेडिट्स। क्या बोलते हैं? क्रेडिट्स। टैक्स क्रेडिट इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें ये फायदा देता है। टैक्स को कौन सी चीजें, जब हम ये कर लेंगे तो इंशाअल्लाह वज़्ज़ोजल हम चैप्टर नंबर 10 करने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन जैसे आपने कहा कि नहीं सर पहले बिजनेस को भी कंप्लीट कर दें ताकि ये वाला टेम्पलेट पूरे का पूरा यस हो जाए, फिर उसके बाद हम एक तरफ से लेके उसको हम करना शुरू करें। जैसे आप कहेंगे सर पहले चैप्टर 10 करवा दें, उसको कर लेंगे, या कहेंगे सर पहले 3-4 क्वेश्चन करवा दें फिर हम बिजनेस को, थोड़ा सा गैप आ जाए। सही, इंशाल्लाह सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।